खबर कट टू कट के पहले स्पेशल में आपको दिखाते हैं राज्यसभा से आई वो तस्वीरें जिन्हें देख शायद हर हिंदुस्तानी इमोशनल हो गया होगा। राज्यसभा में 4 सांसदों की विदाई के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। सख्त फैसले लेने वाले मोदी की आंखों से पानी छलक आया। आपको दिखाएंगे वो कांग्रेसी जिसे पीएम मोदी ने खुद सैल्यूट किया और बताएंगे इन आंसुओं, इन जज्बातों के पीछे कौन सा बड़ा मैसेज दिया गया। जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। सख्त फैसले लेने वाले मोदी जज्बातों की लहर में बह गए। डटकर खड़े रहने वाले मोदी आज इमोशनल हो गए। दूसरे दिन सुबह फोन आया, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। भारतीय लोकतंत्र का प्रतीक राज्यसभा का सदन, 4 सांसदों की विदाई का मौका था। मोदी भाषण देने के लिए खड़े हुए, कुछ पल बोले भी, फिर अचानक गला भर आया। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद रिटायर हो रहे थे। इस मौके पर मोदी को वो वक्त याद आ गया जब वो खुद गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुलाम नबी जम्मू कश्मीर के सीएम। गुजरात से आए सैलानियों पर कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। उस नाजुक वक्त में कैसे गुलाम नबी ने मोदी के गुजरात का साथ दिया। सियासत से ऊपर उठकर इंसानियत के इस जज्बे को मोदी ने भरे सदन में सलाम किया। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, इधर पीएम के अंदर आतंक से जख्मी अतीत की यादें जिंदा हो गईं, उधर गुलाम नबी भी अपने इमोशंस को बांध कर नहीं रख पाए। कश्मीर के हालात ठीक हो जाएं। साल 2006 के आतंकी हमले के उस पल को गुलाम नबी आज भी नहीं भूल पाते हैं, जब उन्हें खून से लथपथ बेगुनाहों की लाशें नजर आई थीं। लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं। तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई। राज्यसभा के सदन पर 2 कद्दावर नेता मौजूद थे। दोनों की राजनीतिक विचारधारा अलग, दोनों की सियासत का तरीका अलग, लेकिन मैसेज एक ही था, आतंक को खत्म करो। इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए। टीम न्यूज नेशन। लाल किले पर गणतंत्र के अपमान का गुनहगार दीप सिद्धू आखिरकार कानून की गिरफ्त में आ ही गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उस काले कैरेक्टर को जीरकपुर से गिरफ्तार किया जिसने 26 जनवरी की हिंसा को, भीड़ को भड़काया था। कहां फरार था दीप सिद्धू और कैसे पुलिस से भागते हुए भी वो अपने वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट करता था, और कैसे हुआ दीप सिद्धू की फरारी का दी एंड। न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देखिए।
किसान आंदोलन के बीच दीप सिद्धू, लाल किले पर हिंसा की भीड़ में दीप सिद्धू, किसान नेताओं को धमकियां देता दीप सिद्धू, किसान आंदोलन की आड़ में जो उपद्रव हुआ, गणतंत्र का अपमान हुआ, उसकी हर साजिश, हर कॉन्स्पिरेसी की तस्वीर में नजर आता है। लाल किले पर हिंसा यानी 26 जनवरी से दीप सिद्धू फरार था, लेकिन कानून के हाथ आखिरकार इस गुनहगार की गिरफ्तारी तक पहुंच ही गए। दीप सिद्धू ने माना है कि उसने जो रूट था उसको तोड़ा था और लाल किले पर या इंडिया गेट पर वो लोगों को ले जाना चाहता था ताकि किसी तरह से गड़बड़ी फैलाई जा सके। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद एक एक कर सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। न्यूज नेशन इन्वेस्टिगेशन, कहां फरार था दीप सिद्धू? 26 जनवरी की हिंसा के बाद दीप सिद्धू आखिरी बार सिंघू बॉर्डर पर नजर आया था, जहां किसानों ने उससे मारपीट की थी और उसके बाद दीप सिद्धू को किसी ने नहीं देखा था। दीप सिद्धू कहां था और किन इलाकों में छिपा था, इसकी तफ्तीश चल रही है, लेकिन अब तक मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली से दीप सिद्धू पंजाब के लुधियाना में जाकर छिप गया था। लुधियाना के बाद वो मोहाली के जीरकपुर में छिपा था और उसका प्लान मोहाली से बिहार के पूर्णिया जाना था। लेकिन दीप सिद्धू अगली फरारी को अंजाम देता उससे पहले ही जीरकपुर में वो धर लिया गया। 10:30 बजे के आसपास करनाल के पास से इसको अपरेंट किया गया है और इसको अभी हम कोर्ट में पेश करेंगे। अभी ये वेरीफाई किया जा रहा है, जो इसकी सोशल मीडिया जो हम लोग के पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से इसकी पोस्ट यूएस से अपलोड हो रही थी, उसके बारे में इसे पूछताछ की जा रही है। न्यूज नेशन इन्वेस्टिगेशन, वीडियो कैसे पोस्ट करता था दीप सिद्धू? लाल किले की हिंसा के बाद दीप सिद्धू फरार हुआ, लेकिन वो वीडियोस के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहता था। फरारी के दौरान भी दीप सिद्धू ने 3 वीडियो रिलीज किए थे। अगर दीप सिद्धू छिपकर भाग रहा था तो वो वीडियो कैसे अपलोड कर रहा था? इसका जवाब भी न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव पड़ताल में सामने आया। दरअसल दीप सिद्धू अपने मोबाइल से वीडियो बनाता था और वीडियो अमेरिका के कैलिफोर्निया भेजा करता था। कैलिफोर्निया में दीप सिद्धू की एक महिला मित्र थी, वो दीप सिद्धू के फेसबुक अकाउंट पर लॉगिन कर इन वीडियोस को पोस्ट करती थी। दीप सिद्धू ने कई तिकड़म अपनाई, अपनी लोकेशन चेंज करता रहा, मोबाइल एक्टिविटी भी छुपाता रहा, लेकिन गणतंत्र का ये गुनहगार छिप नहीं पाया। अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और इसी गिरफ्त से होगा लाल किले कांड के एक एक क्रिमिनल का पर्दाफाश। टीम न्यूज नेशन। किसान आंदोलन की आड़ में हुई हिंसा के पहले और बाद एक नया ट्रेंड सामने आया। ये ट्रेंड था सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा से लबरेज पोस्ट करने का। इसी प्रोपेगेंडा पर लगाम लगाने के लिए अब गृह मंत्रालय एक नया प्लान लेकर आया है। एक ऐसा प्लान जिसमें हर हिंदुस्तानी झूठ और फरेब के खिलाफ सिपाही बन जाएगा। क्या है ये एंटी प्रोपेगेंडा प्लान और कैसे आप बन सकते हैं इसका हिस्सा? देखिए, समझिए कट टू कट की अगली रिपोर्ट में। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं, सोशल मीडिया पर झूठ का रैकेट कबूल नहीं और अब हर हिंदुस्तानी करेगा देश विरोधी एजेंडा से मुकाबला। गृह मंत्रालय अब वो फुल प्रूफ प्लान लेकर आ रहा है जिसमें आप और हम भी झूठ और प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश कर सकेंगे और इस प्लान को नाम दिया गया है साइबर वॉलंटियर्स। ये प्लान किन किन अपराधों को रोकेगा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि आखिर साइबर वॉलंटियर्स कौन होंगे और ये कैसे काम करेंगे। साइबर वॉलंटियर्स वो स्वयं सेवक होंगे जो खुद अपनी इच्छा से इस कैंपेन का हिस्सा बनेंगे। इसके लिए वॉलंटियर्स की जानकारी के साथ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ये वॉलंटियर्स सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और सरकार को इस बाबत जानकारी देंगे। सरकार विरोधी गतिविधियों को लेकर सरकार अलर्ट हो गई। अब साइबर वॉलंटियर्स इस पूरे मामले को लेकर नजर रखेंगे। सीए और किसान आंदोलन में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां सामने आने के बाद सरकार अलर्ट हो गई है। सरकार ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की बड़ी तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को एक नोडल पॉइंट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। गृह मंत्रालय का साइबर क्राइम सेल का एक नया कार्यक्रम अब शुरू होने जा रहा है। देश के नागरिक भी इसमें वॉलंटियर के रूप में हिस्सा ले सकते हैं और गैर कानूनी जानकारी को इंटरनेट पर पहचान कर इसकी जानकारी सरकार को देंगे। गृह मंत्रालय के प्लान के मुताबिक ये वॉलंटियर्स ऐसे कंटेंट पर नजर रखेंगे जो समाज या देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे कंटेंट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, आतंकवाद, कट्टरपंथ और एंटी नेशनल गतिविधियां शामिल होंगी। देश का हर नागरिक देश की सुरक्षा का प्रहरी बने, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कुछ सवाल भी हैं। इस वॉलंटियरशिप का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। निजी फायदे के लिए सही कंटेंट को भी गलत करार दिया जा सकता है। लोग गृह मंत्रालय से जुड़ने का गलत फायदा भी उठा सकते हैं। साइबर स्पेस में इस पावर के सहारे गलत लोग ब्लैकमेलिंग को भी अंजाम दे सकते हैं। मुमकिन है इन मुद्दों का चेक एंड बैलेंस भी गृह मंत्रालय निकालेगा ताकि इस सुरक्षा चक्र का बेजा इस्तेमाल न हो। टीम न्यूज नेशन। इधर मोदी सरकार देश की साइबर सुरक्षा के लिए वॉलंटियर्स लाने का प्लान बना रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी साइबर सिपाहियों की सियासी पलटन खड़ी करने का प्लान तैयार कर लिया है। राहुल गांधी ने खुद इस कैंपेन का ऐलान किया है।
कांग्रेस ने इस कैंपेन को नाम दिया है ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन और इसके तहत कांग्रेस देश भर के युवाओं से कैंपेन से जुड़ने की अपील की। अपील का आगाज खुद राहुल गांधी ने एक वीडियो मैसेज के जरिए किया। कांग्रेस का दावा है कि कैंपेन के जरिए साइबर स्पेस में सांप्रदायिकता और हेट स्पीच का मुकाबला किया जाएगा। कांग्रेस सोशल मीडिया सेल का यह भी दावा है कि कैंपेन के जरिए वो 5 लाख वॉलंटियर्स को जोड़ेंगे। अहिंसा और हेट स्पीच की दलील तो दी जा रही है, लेकिन सियासी चश्मे से देखें तो लगता है कि इस कवायद का सिर्फ एक ही टारगेट है, बीजेपी की आईटी सेल को टक्कर देना, जिसमें कांग्रेस एक लंबे अरसे से पिछड़ती रही है। और कहा जाता है कि कांग्रेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूसेज को लेकर बहुत देर से जागी है। राहुल गांधी सांप्रदायिकता मिटाने का दम तो भर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेसी कुरान की कसमें खा रहे हैं। इंदौर में स्थानीय चुनाव को लेकर कांग्रेस में टिकट के दावेदारों की भरमार हो गई। जब बगावत आती दिखी तो कांग्रेस नेताओं ने वफादारी कायम रखने के लिए कुरान की कसमें खिलाना शुरू कर दिया। वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी को चुनावी हथियार मिल गया। इस वीडियो को गौर से देखिए। एक तरफ है इंदौर के स्थानीय नेता और दूसरी तरफ नेताओं को खिलाई जा रही है कुरान की कसम। पार्टी की वफादारी की जगह कुरान की कसम। वीडियो वायरल हुआ तो लोग हैरान हैं। हर किसी के जहन में एक ही सवाल था, आखिर ये हो क्या रहा है? कांग्रेसियों की इस कुरान की कसम को खंगाला गया तो सच सामने आया। दरअसल स्थानीय चुनाव के लिए कांग्रेस में टिकट के कई दावेदार सामने आ गए थे। ऐसे में भीतरघात ना हो जाए तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने फॉर्मूला निकाला। मुस्लिम दावेदारों को कुरान की कसम खिला दी। बीजेपी के लिए तो बस इतना भर बहुत था। सीधे कांग्रेस को कुरान वाले करार दे दिया गया। अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं ना, कुरान की कांग्रेस हो गई ऐसा लगता है। जनता के काम किए नहीं, विकास किए नहीं, लोगों में भरोसा रहा नहीं, राम का विरोध करते रहे। जब भाजपा ने जय श्री राम बोला तो राम का विरोध किया, कहा कि राम की राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। तो क्या आज कांग्रेस जो है कुरान की कसम खाकर कुरान की कांग्रेस कहलाएगी? अल्पसंख्यक वार्ड है तो भावनाओं में उनसे निकल गए, ऐसी कोई मंशा। कांग्रेस का तो नारा है, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ। ये सियासी रवायत है, हर मुद्दे में अदावत की एंट्री करा दो। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं को कांग्रेसियों की कुरान की कसम रास नहीं आई। सीधा सवाल था, सियासत में मजहब को क्यों लाते? हर आदमी को अपने अधिकार है जो सियासी तौर से जिसको चाहे चुने, लेकिन इस डेमोक्रेसी में कम से कम मज़हब को तो दूर रखें। मज़हब बहुत पाक होता है, उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले कांग्रेस ने राम मंदिर चंदे पर सवाल उठाए थे और अब कुरान की कसम खा ली। ऐसा लगता है मानो एमपी कांग्रेस ने एक के बाद एक सेल्फ गोल करने की ही ठान ली है। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तराखंड के रैनी गांव में कुदरत के तांडव ने अब तक पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अब तक कई जिंदगियां मलबे में फंसी हुई हैं। आपको दिखाते हैं तपोवन हादसे पर आज की लेटेस्ट अपडेट। 2 दिन की लगातार मेहनत के बाद एनटीपीसी टनल को आज 150 मीटर तक क्लियर कर दिया गया। रेस्क्यू टीम का मकसद है जल्द से जल्द टी पॉइंट तक पहुंच जाएं। आज टनल के अंदर रेस्क्यू कर्मियों के साथ स्निफर डॉग्स भी टनल में भेजे गए ताकि मलबे में फंसे लोगों को लोकेट किया जा सके। दूसरी तरफ चमोली में आज एक और बांध टूट गया। हालांकि इस हादसे में जान की क्षति नहीं हुई। टनल के मलबे में लोगों को निकालने के लिए आज नेवी के गोताखोरों को भी तैनात कर दिया गया है ताकि अगर कोई ऐसी जगह हो जहां पानी जमा हो वहां डाइवर्स रेस्क्यू कर पाएं। साथ ही एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को आज इंफ्रारेड सेंसर से लैस कर दिया गया ताकि एरियल रेकी के दौरान फंसे हुए लोगों का पता लगाया जा सके। तो रेस्क्यू मिशन फुल स्विंग में इस वक्त चल रहा है। सेना की मदद भी ली जा रही है। केदारनाथ हो या तपोवन, जब जब कुदरत से खिलवाड़ हुआ तो नतीजा तबाही ही हुआ। उत्तराखंड के हादसों से सबक लेते हुए जम्मू कश्मीर में माउंटेन रेस्क्यू टीम की ट्रेनिंग तेज कर दी गई है। केदारनाथ में कुदरत का कहर, पहाड़ों के बीच प्रलय, बाढ़, बर्बादी। इंसान ने कुदरत से खिलवाड़ किया और कुदरत ने सैलाब से जवाब दिया। इंसान की इन्हीं करतूतों और प्रकृति के इसी गुस्से से पैदा हुआ रैनी का सैलाब, जब बर्फीले पानी के सैलाब ने तपोवन को त्राहिमाम के लिए मजबूर कर दिया। पहाड़ों में ऐसी मुसीबतें हर साल आ रही हैं और इसी के चलते अब जम्मू कश्मीर ने फरिश्तों की फौज खड़ी करनी शुरू कर दी है, जिसको नाम दिया गया है MRT यानी माउंटेन रेस्क्यू टीम,
जम्मू कश्मीर की MRT एक ऐसी रेस्क्यू फोर्स है जिसे खास तौर पर प्राकृतिक आपदा में रेस्क्यू और राहत के लिए खड़ा किया गया है। इस टीम के जवानों को पहाड़ों में दुर्गम स्थानों तक पहुंचने, मलबे में फंसे लोगों को निकालने, किसी हादसे में इवैक्यूएशन करने और पहाड़ी रास्तों पर तेजी से मूवमेंट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। देश में लगातार अलग अलग जगह पर डिजास्टर जो है वो आते रहते हैं और ताज़ा डिजास्टर जो है वो उत्तराखंड में देखा गया है। इन सब चीज़ों के लिए लगातार अब जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें हैं वो यहाँ पर काम करती रहती हैं और इस समय हम आप देख सकते हैं कि माउंटेन रेस्क्यू टीम जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की उसके साथ मौजूद है और किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जाता है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार अपने सभी जवानों को इस तरह की ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर उन्होंने देना शुरू कर दिया है और करीब 1500 जवान जो है वो ये ट्रेनिंग यहाँ पर ले चुके हैं। हालांकि इस फोर्स को साल 2009 में ही खड़ा कर दिया गया था। कश्मीर में आई बाढ़ के दौरान भी ये टीम एक्टिव रही थी, लेकिन जिस तरह बार बार पहाड़ों में आपदा आ रही है उस खतरे को देखते हुए MRT को बेहतर तकनीक और ट्रेनिंग से अपग्रेड किया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। हो सकता है कि अब आपको दफ्तर में 1 या 2 की जगह 3 छुट्टियां मिले। सुनकर खुशी हुई ना? तो सुन लीजिए आपकी छुट्टियों के लिए क्या प्लान बना रही है मोदी सरकार। श्रम मंत्रालय ने लेबर कोड में बदलाव करने का फैसला किया है। इसके तहत सभी कंपनियों को फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स को लागू करने की इजाजत दी जाएगी। नए लेबर कोड के तहत कंपनियां हफ्ते में 4 दिन काम करने का सिस्टम लागू कर पाएंगी। हालांकि इससे मैंडेटरी वर्किंग आवर्स पर फर्क नहीं पड़ेगा और कर्मचारी को हफ्ते में 48 घंटे ही काम करना होगा। यानी काम करने के दिन कम हो जाएंगे लेकिन वर्किंग शिफ्ट का टाइम बढ़ जाएगा। इस सिस्टम के तहत 4 दिन काम करने के बाद लगातार 3 दिन की छुट्टी दी जा सकती है। और आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जिनको देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। दिल होना चाहिए, उम्र में क्या रखा है, ये आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज एक बुजुर्ग कपल की जिंदा दिली के साथ इस जज्बे को भी देख लीजिए। वीडियो कोलकाता का है जहां एक बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा स्टेज पर गा रहा था। बस पर क्या था, अंकल और आंटी ने फ्लैशबैक में अपनी पुराने यादें करने का फैसला किया और फिर थिरकने लगे।